स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे रे ऑप्टिक्स के चौथे वीडियो में, जिसमें हम लोग प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, जो कि हम पिछले वीडियो में चालू कर चुके हैं, आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन का। कल तक हम लोग देखे थे कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका क्या प्रॉपर्टी है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे फील्ड ऑफ विजन हो गया, या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज, मिरर, ऑब्जेक्ट, ये सब, रोटेशन ऑफ मिरर, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपको आज अभी इस लेक्चर में बताया जाएगा, इससे डायरेक्ट आपको एग्जाम में या किसी भी बुक्स में सवाल मिलेगा। इसीलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखें और कॉपी कलम निकाल कर रखें और सब नोट करते चले। जब भी बोर्ड से हटते हैं, जब आपको नोट करने का आ जाए तो स्क्रीन पॉज करके आप नोट करें। ये बात आपको बार बार बोला जाता है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई से आप ऑनलाइन पढ़ाई की अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं आप, तो ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई मतलब आराम नहीं, क्लास टाइप का ही फील करना है। जो काम आप क्लास में करते हैं नोट करने का, वो करेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में कोई खास अंतर नहीं, बस यही है कि हम आपके सामने फिजिकली मौजूद नहीं, आपके मोबाइल में हम दिख रहे हैं। बाकी आपको सारा काम वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं, ठीक है। देखिए, तो चालू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसका नाम है फील्ड ऑफ विजन। क्या नाम है? सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसका नाम है फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन, अगर आप इसको लिटरली समझना चाहते हैं तो लिटरली ही समझ सकते हैं। फील्ड ऑफ विजन मतलब देखने का क्षेत्र, इसको ये लिटरल मीनिंग है। अब इसको समझेंगे कैसे? तो कोई कहेगा कि व्हाट इज फील्ड ऑफ विजन, तो कहेंगे फील्ड ऑफ विजन वो एरिया है ना। फील्ड ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ विजन कहा जाता है इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में फील्ड ऑफ विजन, है ना, या फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो क्या होता है फील्ड ऑफ विजन आपका? तो कहेंगे ये वो एरिया है जिसमें कि रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करता है। द एरिया इन विच रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसका डिफिनेशन लिखेंगे द एरिया इन विच, वो एरिया जिसमें कि in which the reflected rays reflected rays exist, वो एरिया जिसमें रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ विजन का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम किसी मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं तो तभी देख पाते हैं जब हम फील्ड ऑफ व्यू में होंगे। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखता है तो वो तभी देख पा रहा होगा जब वो इस पार्टिकुलर एरिया में, जिसका नाम फील्ड ऑफ व्यू है, उसमें रहेगा, तभी उसका इमेज देख पाएगा। और नहीं तो इमेज बनने के बावजूद भी उसको वो नहीं देख पाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे if an observer lies within the field of vision, अगर कोई ऑब्जर्वर कहाँ लाई करता है? फील्ड ऑफ विजन में, lies within the field of vision, then only he or she can see the image of the object, image of the given object, है ना। दिए गए ऑब्जेक्ट का इमेज वो तभी देख पाएगा जब वो फील्ड ऑफ विजन में होगा। जब वो कहाँ होगा? फील्ड ऑफ विजन में। अगर फील्ड ऑफ विजन के बाहर है, इफ द ऑब्जर्वर इज आउटसाइड द फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज, इफ द ऑब्जर्वर इज आउटसाइड द फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज, यानी इमेज के फील्ड ऑफ विजन से वो क्या है? बाहर। देन उस कंडीशन में क्या होगा? देन he will not be able to, then image cannot be seen by him or her, उसके द्वारा इमेज नहीं देखा जाएगा। भले इमेज बनेगा लेकिन देखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ विजन से, इमेज के फील्ड ऑफ विजन से बाहर है। अब आप कहिएगा फील्ड ऑफ विजन हम बनाएंगे कैसे? तो देखिए, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, कैसे पता करेंगे कि ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ विजन में है कि नहीं।
तो उसके लिए पहले फील्ड ऑफ विजन बनाने आना चाहिए, डिसाइड करने आना चाहिए कि फील्ड ऑफ विजन कैसे बनेगा। तो देखिए ये एक छोटा सा प्लेन मिरर बनाया, छोटा सा क्या किया, प्लेन मिरर बनाया, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे लिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ट्रेस करने आपको बता चुके हैं, कैसे इमेज ट्रेस करेंगे पता है ना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे मिरर पे, परपेंडिकुलर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाला क्या है, इमेज है। अब ये ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बना आप जानते होंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल इंसिडेंट वाला करते हैं कि जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से लौट के आ जाएगा। उसके बाद एक और ऐसे रिफ्लेक्ट करा लेते हैं, इस तरीके से जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा और ऐसे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसी को हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, इसी को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, इमेज बन जाता है। तो आपसे कहेगा कि फील्ड ऑफ विजन कैसे बनाएंगे, तो इस केस में आपसे कहा जाए कि फील्ड ऑफ विजन कैसे बनाएंगे, तो क्या बोले कि फील्ड ऑफ विजन वो एरिया है जिसमें कि रिफ्लेक्टेड रे रह सकता है, जिसमें कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो सकता है, रह सकता है। तो बताइए कहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, यहाँ पे है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे रहेगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जगह कम पड़ रहा है। तो पहले आप यहाँ नोट करिए, इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ करेंगे, नोट करिए इसको। तो देखिए बनाते हैं फिगर फिर से फील्ड ऑफ विजन के लिए क्या करना होता है, जो बताते हैं, सिंपल सा तरीका बताता है। अभी तो हम आपको इमेज ट्रेस करके बताए, जब आपको फील्ड ऑफ विजन बनाना रहेगा तो देखिए क्या अप्रोच आपको लगाना है। उसमें आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो एरिया जिसमें रिफ्लेक्टेड रे लाई कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ लाई करेगा जानते हैं ना, अभी बोले आपको पिछले डायग्राम में, जितना दूरी पे ये है ना, इसको सीधे उठा के हम यहाँ रख देंगे, यानी इसका इमेज कहीं यहाँ पे लाई कर रहा हो। अब आपसे कहेगा फील्ड ऑफ विजन बनाइए, इमेज का फील्ड ऑफ विजन बनाइए, इमेज का, ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमारे सामने है, इमेज का फील्ड ऑफ विजन। तो करना क्या है कि इमेज से एक लाइन, जो इमेज का पॉइंट है उससे एक लाइन बनाना है, दो लाइन बनाना है, दोनों मिरर के एंड से पास करना चाहिए। एक लाइन बनाएंगे जो मिरर के इस किनारे से पास करेगा, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, और एक लाइन बनाएंगे जो मिरर के इस किनारे से पास करेगा। ये इमेज बना के ये करना है, इस किनारे से पास किया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एरिया इसके अंदर आ गया, ये वाला, यही जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यही एरिया जो है ये पूरा है ना, यही एरिया इज कॉल्ड फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज है, ये इमेज का फील्ड ऑफ विजन है। कहीं भी बना सकते हैं, इवन अगर ऑब्जेक्ट सामने नहीं भी होगा तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग उस केस में, देखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट ले लिया गया है, मिरर ले लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, और मिरर अगर इस तरीके से ले लिया गया, ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, उसके सामने तो है नहीं, तो सामने नहीं है तो क्या ऑब्जर्वर उसको नहीं देख पाएगा, है ना। इसमें भी ऑब्जर्वर देखेगा जब ये फील्ड ऑफ विजन में, जैसे एक ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां पे है, एक ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर का बना दिए हैं मस्त मस्त दो नैन, एक ही नैन दिख रहा होगा आपको। तो ये ऑब्जर्वर देखिए इस एरिया से बाहर है, तो ये इमेज इसके लिए विजिबल नहीं होगा, इमेज नहीं देख पाएगा। इसके लिए क्या कहेंगे कि इमेज नहीं देख पाएगा, ये इमेज नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, मान लीजिए इस पार्टिकुलर एरिया में, इसको आगे बढ़ेगा, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, इस जगह पे है ना, तो जो ऑब्जर्वर इस जगह पे रहेगा वो इमेज देख पाएगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ विजन में आएगा। देखिए ये जो एरिया, ये देख रहा है ना बात को, क्या कि ये जो है ये पूरा फील्ड ऑफ विजन है, इसी में ये आ रहा है, तो ये क्या होगा, इमेज देख पाएगा। ये क्या करेगा, इमेज देख पाएगा, है ना, इमेज देख पाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे है, अब इसका फील्ड ऑफ विजन ड्रॉ करना है। फील्ड ऑफ विजन ड्रॉ करने आ जाएगा तो ऑब्जर्वर दिया हो रहेगा, तो आप खुद ही डिसाइड कर दीजिएगा कि ये ऑब्जर्वर देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। जैसे ए और बी दो ऑब्जर्वर देता, कहता कौन इस इमेज को देख पाएगा, है ना। तो फील्ड ऑफ विजन बना के देख लेंगे, जो फील्ड ऑफ विजन के अंतर्गत आएगा वही देख पाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें भी क्या है, बताए थे ना कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है मिरर के सामने तो क्या करेंगे,
डॉटेड डॉटेड लाइन से मिरर को एक्सटेंड कर लेंगे। पहले मिरर को एक्सटेंड करेंगे और उस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उस पर फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर को बैक साइड ऑफ द मिरर एक्सटेंड करेंगे। उस परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, बैक साइड ऑफ द मिरर एक्सटेंड करेंगे। और बैक साइड ऑफ द मिरर जैसे इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये दूरी, हाथ को स्केल बनाते, ये दूरी और ये दूरी, मतलब यहाँ पे कहीं क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। अब कहेगा इसका फील्ड ऑफ विजन बनाइए, तो इमेज से दो लाइन निकालेंगे। इमेज से क्या करेंगे, दो लाइन निकालेंगे। एक मिरर के एक किनारे से पास करेगा और दूसरा मिरर के दूसरे किनारे से पास करेगा। तो देखिए एक लाइन तो ऐसे जाएगा भाई, देखिए इमेज से दो लाइन निकाले, एक लाइन मिरर के इस किनारे से पास किया और दूसरा लाइन मिरर के इस किनारे से। तो ये जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज। यही आपका क्या है, इमेज का फील्ड ऑफ विजन है। कहीं पे भी किसी भी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरीके का, इस टाइप का एक सवाल दे दिया जाए आपसे, देखिए हो गया। अब ना तीन ऑब्जेक्ट है आपका, एक ऑब्जेक्ट है ये, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये और तीसरा ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया तीसरा ऑब्जेक्ट। ये O1 हो गया, ये O2 हो गया और ये O3 हो गया, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर यहां पे मौजूद है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जर्वर यहां पे मौजूद है। ऑब्जर्वर का मस्त मस्त नैन है। इन नैनों से ऑब्जर्वर जब देखेगा तो किस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। तो डायरेक्ट हम जवाब नहीं दे सकते, फील्ड ऑफ विजन बनाएंगे। सबसे पहले हम किसका फील्ड ऑफ विजन बनाएंगे, O1 का। क्या रूल है भाई, मिरर नहीं है वहां पे तो पहले मिरर को एक्सटेंड करते हैं। इसका इमेज इतना ही पीछे हम ड्रॉ कर लेंगे भाई। मान लीजिए कि इमेज यहां बन रहा होगा तो इसको I1 कर देते हैं। O1 का इमेज क्या हो गया, I1। एक एक करके ड्रॉ करेंगे। जब इसका फील्ड ऑफ विजन आप बनाइएगा तो क्या कहिएगा, एक लाइन निकालेंगे जो मिरर के इस किनारे से पास करेगा, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा लाइन निकालेंगे जो मिरर के इस किनारे को टच करते हुए जाएगा। जा रहा है ना। अब आप देखिए, क्या ये ऑब्जर्वर I1 के फील्ड ऑफ विजन में है, दिस इज द फील्ड ऑफ विजन ऑफ I1। ये क्या है, फील्ड ऑफ विजन ऑफ I1। देखिए फोटो बनाते चलिए, नहीं तो पूरा बन जाएगा तीनों का तो फिर आप बना नहीं पाइएगा, इसलिए देखते चलिए। ये हम I1 का बना है, इसमें आ रहा है ऑब्जर्वर, मतलब वो इसके इमेज को देख पाएगा। अब हम किसका बनाएंगे, O2, तो इसका इमेज पीछे बनेगा कहीं पे, देखिए यहां पे कहीं पीछे बन गया इसका इमेज I2। अब इसका फील्ड ऑफ विजन ड्रॉ करेंगे, तो इसका फील्ड ऑफ विजन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए एक लाइन मिरर के इस किनारे से, हर इमेज का फील्ड ऑफ विजन अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। मिरर पे डिपेंड नहीं करता है वो, मतलब मिरर के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। देखिए ये किसका फील्ड ऑफ विजन बना है, I2 का। O2 का इमेज क्या बन गया, I2। I2 का फील्ड ऑफ विजन ये है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फील्ड ऑफ विजन ऑफ I2। ये क्या है, फील्ड ऑफ विजन ऑफ I2। ये I2 का फील्ड ऑफ विजन। देखिए उसमें भी ऑब्जेक्ट, उसमें भी ऑब्जर्वर आ रहा है, यानी ये O1 का इमेज भी देख पाएगा, O2 को भी देख पाएगा। अब I3 का देखते हैं, O3 का कि देख पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मिरर तो है नहीं तो हम लोग मिरर को एक्सटेंड करेंगे नीचे, और क्या करेंगे, इतना ही दूरी पे इसका इमेज भी बना लेंगे हम लोग, है ना। क्या हो गया ये I3। तो I3 जब हम बना लेंगे तो इसका फील्ड ऑफ विजन ड्रॉ करते हैं। तो रूल क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक लाइन बनाइए यहां से जो मिरर के इस किनारे से पास करे,
और दूसरा लाइन बनेगी जो मिरर के इस किनारे से पास करे। देखिए, तो जो लाइन मिरर के इस किनारे से पास कर रहा है, एक ये लाइन है जो मिरर के इस किनारे से पास कर रहा है, और एक ये लाइन है जो मिरर के इस किनारे से पास कर रहा है। ये क्या बन गया? फील्ड ऑफ विजन ऑफ I3। फील्ड ऑफ विजन ऑफ I3 आप एक एक करके बनाइएगा, है ना, एक एक करके आप बनाते चलिएगा, वीडियो पीछे करके एक एक करके बनाइएगा। तो देखिए, I3 के फील्ड ऑफ विजन में ऑब्जर्वर आया नहीं, यानी जो जिसके सामने वो है उसी का इमेज वो नहीं देख पाया, यानी वो जवाब क्या है कि वो O1 और O2 का इमेज तो देख पाएगा लेकिन O3 का नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि केवल वही इमेज ऑब्जर्वर के द्वारा विजिबल होगा जो फील्ड ऑफ, क्या बोले कि केवल वही इमेज ऑब्जर्वर के द्वारा विजिबल होगा जिसका फील्ड ऑफ विजन में ऑब्जर्व आ रहा है। अगर ऑब्जर्वर किसी इमेज के फील्ड ऑफ विजन के बाहर है तो भले ही वो इमेज बन रहा है लेकिन उस ऑब्जर्वर को नहीं दिखाई देगा जो उस ऑब्जेक्ट के इमेज के फील्ड ऑफ विजन के बाहर है ना। जैसे ये O3 के फील्ड ऑफ विजन के बाहर है, ऑब्जर्वर तो नहीं देख पाएगा, उसको केवल ये दोनों दिखाई देगा क्योंकि इसके फील्ड ऑफ विजन में आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगा? नोट करिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट का हमेशा स्वागत रहता है, तो आप जो है इसको नोट करिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, फील्ड ऑफ विजन इमेज। देखिए, आप क्या देखेंगे कि फील्ड ऑफ विजन साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। अब आप कहिएगा कैसे डिपेंड करता है? तो देखिए, हम दो मिरर ले रहे हैं, सब कुछ सेम रखेंगे। ये एक मिरर हो गया, और ये दूसरा मिरर हो गया, दो मिरर ले लिए। ठीक है, इस मिरर का अगर आप बात करिएगा तो इस मिरर का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम रख दिए, ओ ऑब्जेक्ट है एकदम जस्ट, मतलब मान लीजिए अगर इसको मिरर से h ऊंचाई पे रखे हैं तो यहाँ पर भी h ऊंचाई पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी h ऊंचाई पे उतना ही दूरी पे सब कुछ सेम है, खाली मिरर के बताए ना सारा कंडीशन सेम है। टीचर भी, मास्टर भी वही है, मार्कर भी वही है, खाली मिरर का साइज बड़ा कर दिया गया, बच्चा भी वही है ना। तो अब देखिए, अब जब फील्ड ऑफ विजन बनेगा इसका, तो इसका फील्ड ऑफ विजन कैसे बनेगा जानते हैं ना? इसको मिरर को एक्सटेंड करेंगे ऐसे और इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और पीछे ऐसे ले जाके यहाँ पे I फॉर इमेज बना दिए इमेज। अब इसका फील्ड ऑफ विजन अब बनाइए, मिरर छोटा है अभी उसके तुलना में, तो इसका फील्ड ऑफ विजन बनाइएगा तो क्या कहिएगा? फिर से बता रहे हैं, इमेज से दो लाइन निकालेंगे, एक तो मिरर के इस किनारे से पास करेगा और दूसरा मिरर के इस किनारे से पास करेगा। ठीक है ना? देखिए, ये फील्ड ऑफ विजन हो गया इमेज का, यहाँ फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज I। अब यही सब कुछ सेम है, सारा कंडीशन सेम है, आप देख रहे होंगे। अब आप क्या करिएगा? अब आप देखिए, अब आप क्या करिए कि इसको इतना ही नीचे इसका इमेज बनेगा, पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा, तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। अब इसका फील्ड ऑफ विजन आप बनाइए, तो इसका फील्ड ऑफ विजन जब आप बनाइएगा तो क्या होगा? देखिए, फील्ड ऑफ विजन देखिए, खुद देख लीजिए, आपके सामने सबूत मौजूद है। मिरर बड़ा है, सब कुछ सेम है, फील्ड ऑफ विजन बड़ा, मिरर छोटा, तो फील्ड ऑफ विजन क्या? छोटा। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि फील्ड ऑफ विजन डिपेंड्स अपॉन, फील्ड ऑफ विजन किस चीज पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ मिरर। अगर सब कुछ सेम रखें तो मिरर के साइज पे डिपेंड करता है। लार्जर द साइज ऑफ मिरर, दैट इज, क्या लिखेगा? दैट इज लार्जर द साइज ऑफ मिरर, लार्जर द साइज ऑफ मिरर, है ना, लार्जर द साइज ऑफ मिरर, मिरर का साइज जितना बड़ा होगा ग्रेटर विल बी द फील्ड ऑफ विजन, ग्रेटर विल बी द फील्ड ऑफ विजन, ग्रेटर विल बी द फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज। तो इमेज का फील्ड ऑफ विजन उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ रहे होंगे आप? अब फील्ड ऑफ विजन पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, नोट करिए इसको। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है फील्ड ऑफ विजन पे जो भी हम आपको पढ़ाए उस पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कह रहा है मैन इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड AB, एक मैन है
जो रोड AB पे चल रहा है, AB इज द रोड पाथ, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रोड, इस रोड का कितना लंबाई होगा, फॉर विच द इमेज विल बी विजिबल टू हिम, मतलब इस रोड के कितने लंबाई तक इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इस जो आदमी इस पे चल रहा है इस रोड पे उसका विजिबल होगा, जी रोड का कितना लंबाई होगा। ऐसा थोड़ी कि आदमी चलते जाएगा आदमी चलते जाएगा उसका इमेज दिखाई देगा, जब तक फील्ड ऑफ विजन में आएगा तब तक दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। तो कैसे होगा ये, इसके लिए देखिए सिमिलर ट्रायंगल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या है जो देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, फिगर बना दे रहे हैं पहले, फिर से क्वेश्चन का फिगर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये है आपका, है ना, ये D है, ये क्या है आपका E, और ये है आपका यहां से आप बात कर लीजिए, ये रोड का लेंथ है, रोड का लेंथ AB है, रोड का लंबाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का दूरी यहां से D दिया हुआ है ना, और यहां से भी क्या दिया हुआ है D, और ये मिड पॉइंट है मिरर का, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ये मिरर का मिड पॉइंट है, मिरर का मिड पॉइंट है, इसको M कह देते हैं, इसका तो नाम A भी दिया हुआ है ही, और इसका मिरर का लंबाई L दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है तो ये वाला L/2 होगा, ये भी L/2 होगा। तो अब देखिए, अब इसका पहले इमेज बनाइए आप, तब आप फील्ड ऑफ विजन बना पाइएगा। तो इमेज जब हम पीछे बढ़ा के बनाएंगे, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा, तो जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा तो इसका फील्ड ऑफ विजन आप कैसे बनाइएगा, देखिए तो यही देखिए, यही रोड का लंबाई है, यही आपको पता करना है, यही आपको क्या करना है, पता करना है। इसको A कहा गया, इसको क्या कहा गया, B कहा गया, क्या कहा गया, देखिए भाई ये A है और ये B है, यही रोड का लंबाई आपको पता करना है। तो ये मिड पॉइंट है ना, तो देखिए ये दूरी D दिया हुआ है, ये भी D है, तो इमेज भी कितना दूरी पे बनेगा, D दूरी पे, जानते हैं ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट का दूरी और यहाँ से इमेज का दूरी बराबर होगा, परपेंडिकुलर दूरी D मान लिए। ये आपका पूरे रोड का लंबाई आप 2x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। ये वाला तो आपका देखिए, ये आपका थोड़ा सा मिरर के पास से ही गुजरेगा मान लीजिए, है ना। तो ये अब देखिए, अब करना क्या है, अब एक आप ट्रायंगल देखिए, आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका M है। तो एक ट्रायंगल है AQI, देखिएगा ध्यान से, AQI बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो कहिएगा कि ट्रायंगल AQI सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AQI सिमिलर है किस ट्रायंगल की, छोटा वाला ट्रायंगल DMI के। AQI ट्रायंगल और DMI ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, आप जानते होंगे, 10th क्लास में आप पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर है, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, कि ज्योमेट्री आपको आना चाहिए। तो जानते होंगे जब सिमिलर होगा तब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। तो ये देखिए, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड AQ और इस ट्रायंगल का कौन सा साइड DM, तो क्या लिखिएगा AQ/DM, और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड क्या QI, और इस ट्रायंगल का कौन वाला साइड MI, इसका रेशियो क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो AQ किसके बराबर है भाई, AQ, तो AQ किसके बराबर है, AQ को हम x माने, पूरे पाथ का लेंथ हमको निकालना है, x 2x निकालना है, तो AQ को हम x माने, AQ को क्या माने x, और DM कहाँ है आपका, DM तो मिरर का हाफ लेंथ है L/2, और QI D कितना है 3D, और MI तो आपका D है, MI दे MI, है ना। तो क्या हो गया ये आपका, तो x बराबर क्या बच गया आपका 3L/2, x बराबर हो गया 3L/2, x निकल गया। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ रोड। तो लेंथ ऑफ रोड क्या होगा भाई मेरे, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रोड, तो लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ AB, x plus x, दिस विल बी 2x एंड द आंसर विल बी 3L/2 इंटू 2, जोड़ देंगे 2 मर जाएगा, क्या बचेगा 3L, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन B है दैट इज द राइट आंसर, वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए फील्ड ऑफ विजन पे बेस्ड ज्योमेट्री लगा दिया, बन गया सवाल, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नोट करिए इसको।
देखिए अब आपको देखना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। ये डेल्टा है। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, ये रे आया ऐसे, इस तरीके से रे आया, और अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे किस तरीके से जाता? ऐसे। लेकिन मिरर के आ जाने से ये रिफ्लेक्ट हो गया, इधर चला गया। और आप जानते ही है एंगल आई है एंगल आर है, दोनों बराबर होगा, आई बराबर आर हो सकता है। तो ये जो हो गया, तो ये क्या है? ये ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनल पाथ है ये किसका? इंसिडेंट रे का। तो दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। और ये फाइनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। फाइनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे के रूप में काउंट करते हैं। तो देखिए ओरिजिनल पाथ से फाइनल पाथ की ओर जितना वो बहक गया है, डेविएट हो गया है। देखिए ओरिजिनल से फाइनल जाइएगा, एरो का ख्याल रखना है। ये एरो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यही डेल्टा है। किसके बराबर होगा ये डेल्टा? देखिए इस लाइन को देखिए, तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा, आई प्लस आर प्लस डेल्टा। तो क्या लिखिएगा? आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री और माइनस आई माइनस आर। तो ये दोनों बराबर है, मान लीजिए ये आई मान लिए, दोनों को आई कह देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 2i, या फिर क्या कह सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 2r। तो अगर सिंगल रिफ्लेक्शन है तो सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए इतना ही क्या होगा? अगर सिंगल रिफ्लेक्शन है तो इतना ही होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप कहिएगा इसमें, देखिए इसमें दो सिचुएशन बनाते हैं। सिचुएशन 1 फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, है ना। अगर सिंगल रिफ्लेक्शन है तब ये हम बात कर रहे हैं। तो ये डेल्टा निकल के आ गया। डायरेक्शन इस केस में क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। तो कहेगा व्हाट इज डेल्टा? तो कहिएगा द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल? फाइनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, फाइनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। डेल्टा के लिए डायरेक्शन का ख्याल रखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है ना। इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। भूल न जाना, भूले नहीं, याद रखें, है ना। इसलिए याद रखें इस केस में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम मिरर इस तरीके से आपको दे दें, ठीक है। एक रे ऐसे आया और ऐसे क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ये आपका एंगल आई है 30 डिग्री। अब आपसे ये 30 डिग्री से इंसिडेंट हुआ, अब आपसे कहेगा बताइए डेल्टा कितना होगा? यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, कहेगा डेल्टा कितना होगा? तो आप कहिएगा ना डेल्टा इज इक्वल टू क्या कहिएगा? 180 डिग्री और माइनस 2, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन जो भी कर दीजिए, तो आपका कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये आई दिया हुआ है 30 डिग्री। फोटो में ध्यान देना है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है। अगर यही मिरर के साथ दे देता ना तो बच्चा वहां पे भी गलती कर देता, उसी को आई के जगह पे रख देगा। तो क्या होगा? 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू 120। 120 तो फॉर्मूला से निकाल लिए, लेकिन डायरेक्शन निकालना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालिएगा डायरेक्शन? देखिए ये ओरिजिनल पाथ है भाई, है ना, और ये आपका क्या है? फाइनल पाथ। तो ओरिजिनल से फाइनल की तरफ आएंगे, यही तो डेल्टा है। तो ये क्या है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो 120 डिग्री क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे आप मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए और कहा जाए कि ये मान लीजिए कि ये आपका डेल्टा है, मतलब ये आपका एक मिरर है, छोटा सा एक मिरर है, और इस पे एक रे आ रहा है ऐसे। ध्यान दीजिएगा, एक रे ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और ये जो एंगल दिया हुआ है ये 75 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 75 डिग्री।
तो ये जब 75 डिग्री दिया हुआ है तो कहेगा कि बताइए डेल्टा कितना होगा। ये एक एग्जाम्पल, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल सिंगल रिफ्लेक्शन में कहेगा बताइए डेल्टा कितना होगा, व्हाट विल बी द डेल्टा, डेल्टा क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे डेल्टा, तो ये नहीं कि आप 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 75 डिग्री कर दीजिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, मिरर के साथ एंगल दिया हुआ है इंसिडेंट रे का, तो नॉर्मल के साथ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि जो आपका आई और आर है वो 15 डिग्री होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल 90 डिग्री बनाएगा, ये 75 है तो ये क्या होगा 15, ये 75 है और ये क्या है आपका 15 है, तो 75 और 15 डिग्री हो गया, तो ये आपका आई 15 डिग्री हो गया। 75 रखिएगा गलत हो जाए क्योंकि ये मिरर से है, नॉर्मल से नहीं। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन कहां से होता है, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से 15 डिग्री होगा, तो इसीलिए डेल्टा बराबर क्या लिख दीजिएगा 180 डिग्री माइनस 2 और इंटू 15 मतलब 30 डिग्री, तो 150 डिग्री होगा। 180 और माइनस 30 150। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन अगर आपको पता करने कहा जाएगा तो आप डायरेक्शन कैसे पता करिएगा। देखिए डायरेक्शन आप यहां से पता करिएगा, ये देखिए ये ओरिजिनल पाथ है भाई, ये आपका ओरिजिनल पाथ है, ऐसे बना रहे, ये ओरिजिनल पाथ है और ये फाइनल पाथ है, यही ना डेल्टा है। देखिए ये ओरिजिनल पाथ था ये, और ये फाइनल पाथ है, तो ओरिजिनल से फाइनल की तरफ गए तो ये क्या है क्लॉकवाइज हो गया, तो लिखेंगे क्या 150 डिग्री क्लॉकवाइज। डायरेक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर सिंगल रिफ्लेक्शन है तो इसी तरीके से आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। क्वेश्चन में यही सब रहेगा, मिरर के साथ दे देगा या कहीं से दे देगा, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, नोट करिए इसको। अब हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बात करेंगे। देखिए तो अब हम बात करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में डेविएशन निकालने का। सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बारी आता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में दो केस है ना, ये सिचुएशन 2 में दो केस है, केस 1 और केस 2। देखिए क्या है, केस 1 क्या है आपका, केस 1 में इस तरीके से आप दो मिरर लीजिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब एक से ज्यादा, तो इस तरीके से आप क्या करिए दो प्लेन मिरर लीजिए। एक प्लेन मिरर आपका हो गया M1 और दूसरा प्लेन मिरर आप ले लीजिए M2। M1 ले लिए और क्या कर लिए M2 ले लिए। रे ऑफ लाइट मान लीजिए यहां से आया है, मिरर 1 पे इंसिडेंट हुआ है, कितना एंगल बना के I1, उतना ही I1, ये एंगल I1 मान रहा है, ये एंगल क्या है आपका I1, उतना ही एंगल से ये इधर की ओर क्या हो गया आपका, उतना ही एंगल से ये इधर की ओर क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया। I बराबर R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो ये I1 और ये भी I1। और ये मान लिए कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है किस पे, मिरर 2 पे, M2 पे ये नॉर्मल है, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है I2, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये भी एंगल क्या हो गया I2, तो ये दोनों I1 और ये दोनों I2। तो देखिए दो बार डेविएशन हुआ है, एक बार जब इस मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार जब इस मिरर पे। तो जब इस मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो क्या कहिएगा, लिखिएगा ना फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करिएगा, ये मान लीजिए कि मिरर के बीच का एंगल थीटा है, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करिएगा, तो पहला रिफ्लेक्शन के लिए आप कहिएगा कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 2I1। इसके लिए किसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लिखे यहाँ पे इसके लिए पहला रिफ्लेक्शन जो हुआ। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, तो देखिए डायरेक्शन आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पे क्या बोले कि जो ओरिजिनल पाथ है और उससे फाइनल की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज जा गए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए क्लॉकवाइज है, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन यहां हुआ है, तो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, जो आपका सेकेंड रिफ्लेक्शन है, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए आप डेविएशन क्या लिखिएगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए लिखिएगा डेविएशन कि डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 2I2, 180 डिग्री माइनस 2I2। अब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा देखिए ये जो है रे का ओरिजिनल पाथ है, ध्यान दीजिएगा ये रे का यहाँ पे, यहाँ से जो रे आया है इसका ये ओरिजिनल पाथ है और ये फाइनल पाथ है ये, तो ये है डेल्टा 2 है ना, और ये क्या है डेल्टा 1। तो ओरिजिनल से फाइनल की ओर आते हैं, बताएं आपको हम पहला रिफ्लेक्शन में सिंगल रिफ्लेक्शन वाले में, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है।
तो देखिए दोनों का डायरेक्शन, दोनों डेविएशन का, ये वाला क्लॉकवाइज और मिरर 1 पे जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज और मिरर 2 पे जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जब हमको नेट डेविएशन निकालना होगा तो नेट डेविएशन हम कैसे निकालेंगे? एक डायरेक्शन वाले को तो जोड़ देते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ध्यान दीजिएगा, तो 180 180 सेम है, तो 180 180 जब सेम है तो जिसका ये वाला टर्म छोटा होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 180 में से जितना छोटा टर्म घटाया जाएगा ये उतना बड़ा बचेगा, नहीं तो ज्यादा बड़ा घटा देंगे, मतलब इसको 180 को ज्यादा बड़े टर्म से घटा देंगे तो ये नेट टर्म छोटा हो जाएगा। तो जो एंगल छोटा होगा यहाँ पे वो डेल्टा का वैल्यू बड़ा बनाएगा। तो होता क्या है प्रैक्टिकली, देखिए यहां भी देखिएगा ना आप, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिरर पे जो हम नॉर्मल बनाए हैं, तो I1 इज कॉम्पेरेटिवली लार्ज, ये I2 बहुत छोटा होता है इस केस में। जब देखिए केस 1 है, केस 2 भी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, इस केस में ये एंगल बहुत छोटा होता है इसके तुलना में। तो I1 यहाँ पे देखिएगा क्या कि यहाँ पे I1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा I2 के, और जिसके कारण से क्या है I1 बड़ा है, तो I1 बड़ा होगा तो 180 माइनस बड़ा वाला टर्म और 180 माइनस छोटा वाला टर्म, तो इस कारण से डेल्टा 1 छोटा हो जाएगा और डेल्टा 2 क्या होगा बड़ा, क्योंकि ये जैसे ही बड़ा होगा तो 180 में ज्यादा बड़ा टर्म घटाएंगे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए I1 है आपका 40 डिग्री, तो 180 माइनस 2 गुने 40 मतलब 80, तो 100 हो गया। और ये जो है उससे कम रहेगा, तो ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है या 25 डिग्री है, तो 180 माइनस क्या 25 दूनी 50 डिग्री, तो 180 माइनस 50 डिग्री मतलब क्या 130 डिग्री। तो देखिए ये वाला टर्म क्या हो गया, I2 के छोटा रहने के कारण डेल्टा 2 छोटा और डेल्टा 1 क्या बड़ा, तो डेल्टा 1 छोटा और डेल्टा 2 क्या होगा बड़ा होगा। तो डेल्टा नेट कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 करिएगा, बड़ा माइनस छोटा। डेल्टा 2 क्यों बड़ा है, क्योंकि ये वाला एंगल छोटा है I2, फिगर में भी देखिएगा, यहां लिख भी दिया हम। तो अब क्या है भाई कि डेल्टा 2 बराबर हम लिख चुके हैं कितना 180 डिग्री माइनस 2I2, और डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या लिखे हैं 180 डिग्री माइनस 2I1, 180 डिग्री माइनस 2I1। तो आप क्या लिख दीजिएगा यहां से 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो क्या बच गया 180 डिग्री माइनस 2I2 और माइनस 180 डिग्री और प्लस 2I2। 180 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे और क्या होगा I2 माइनस I1, तो ये डेल्टा नेट निकल गया। अब नेट डायरेक्शन किधर होगा बताइए, सिरे का ओरिजिनल पाथ है, ये फाइनल पाथ है। नेट डायरेक्शन आप ऐसे ही पता करिए, जो बड़ा है, कौन बड़ा है डेल्टा 2 बड़ा है डेल्टा 1 से, तो बड़े वाले वेक्टर की तरफ होता है ना, तो वेक्टर तो नहीं है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला डेविएशन बड़ा है क्लॉकवाइज से, तो नेट डेविएशन किधर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये I1 और I2 नहीं दिया हुआ रहेगा आपको, ये तो हम अपने मन से माने हैं I1 और I2। अब इस I1 और I2 को इलिमिनेट करना है हमको, है ना, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको इक्वेशन 1। तो जैसे आप उसको इक्वेशन 1 कहिएगा तो अब आपको एक ट्रायंगल दिखना चाहिए, आप इसको O मान लीजिए और इसको P मान लीजिए और इस पॉइंट को Q मान लीजिए। तो लिखिएगा इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में, तो OPQ ट्रायंगल में क्या देखिएगा OPQ, क्या है OPQ ट्रायंगल में आपके पास एंगल थीटा और प्लस एक एंगल इसके पास ये वाला है, ये देखिए ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये, तो ये एंगल क्या है, ये तो ये नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल और प्लस I1 देखिए नॉर्मल है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल वो क्या होगा 90 डिग्री माइनस I1, तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस I1 और प्लस ये वाला एंगल कौन सा ये OPQ लिए ना OPQ, तो क्या लिए हैं OPQ लिए हैं, तो क्या लिखेगा आप OPQ में, तो OPQ में आप लिखिएगा OPQ में आप लिखिएगा OPQ में आप लिखिएगा O थीटा है, P 90 माइनस I और Q क्या है, देखिए Q में क्या है कि ये तो 90 डिग्री है ही हमारा पूरा, तो ये पूरा 90 डिग्री हो ही गया, और प्लस ये जो छोटा वाला एंगल है I2, मतलब ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री जो नॉर्मल से लग रहा है, और प्लस ये एक्स्ट्रा I2, तो ये क्या बच जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस I2, यानी ये तीनों एंगल का सम है।
आपको पता होगा कि ट्रायंगल में ये 180 डिग्री होता है। कितना होता है ये ट्रायंगल में आपका 180 डिग्री, तो लिख दिए बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए आपका क्या बच के आ गया भाई, थीटा और प्लस 180 डिग्री, है ना, और प्लस I2 माइनस I1 और इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मार गिराएगा, खुपैच खुपैच कट गया। तो क्या बचा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख दीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू, यहां से आप लिख रहे हैं I2 माइनस I1, क्या लिख रहे हैं I2 माइनस I1, तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख दीजिएगा, ये जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस I1 और ये क्या हो गया 90 डिग्री प्लस I2। यहां से आप क्या लिख रहे हैं, सॉरी एक चीज यहां पे गलती हो गया है, क्या गलती हो गया है, क्या सुधारना है हमको यहाँ पे कि 180 डिग्री माइनस 2I2 माइनस 2I1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉमन ले लिए हैं, तो ये I1 माइनस I2, ये क्या है आपका I1 माइनस I2, मतलब यहाँ पे हम I2 लिख दिए थे, I1 के जगह पे करेक्ट कर दिए इसको, तो क्या लिख दिए 2I1 माइनस I2, तो लिखेगा 180 डिग्री प्लस, ये हो गया नीचे वाला टर्म, मतलब जो हम ट्रायंगल का लिखे, तो ये हो गया I2 माइनस I1। तो जब ये आप I2 माइनस I1 लिख दिए, जब ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा I1 माइनस I2, तो थीटा इज इक्वल टू I1 माइनस I2 आ गया। अब इसको इस इक्वेशन में यूज कर दीजिए, तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू आप क्या लिख दीजिएगा 2 और थीटा, यही डायरेक्शन क्या है आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो यही है आपका पहला केस का जो रिजल्ट आया है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में अगर ये सिचुएशन है, ये केस है, तो क्या होगा 2 थीटा। एक बात ध्यान रखना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखिए 2 थीटा, ये डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन द मिरर, दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी एंगल पे इंसिडेंट होगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है। तो ये केस 1 था, ये रेयर केस है। केस टू जो है वो कॉमन केस है, कॉमन मतलब अधिकतर वही केस से आपको सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का केस आता है तो डेल्टा नेट बराबर 2 इंटू थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर। कभी भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में इस तरह का अगर केस हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है डेल्टा, वो केवल और केवल एंगल बिटवीन मिरर पर डिपेंड करेगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, एंगल कुछ भी कर दे, बदल दे, घटा दे, दुगना कर दे, अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो हर हाल में ये I1 अगर 0 डिग्री से बड़ा है तो हर हाल में ये 2 थीटा होगा, अगर ये केस है तो। अगला केस देखेंगे तो देखिए वहां से एक अलग रिजल्ट निकल के आएगा, इसको नोट करिए। तो देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जो केस 2 है वो क्या है वो देखिए आप। केस 1 तो देख लिए, डेल्टा नेट बराबर 2 थीटा आ गया। केस 2 क्या है जो देखिए ध्यान से, सिचुएशन 2 के अंदर जो दूसरा केस है, सिचुएशन 2 के अंदर क्या है जो आपका दूसरा केस है, तो क्या है दूसरा केस जो देखिए, ये एंगल क्या है आपका थीटा, क्या है ये एंगल आपका थीटा, वही है। यहां पे क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट इस तरीके से आया I1 एंगल बनाकर, और यहां पे इस मिरर पे आपका, इस मिरर पे पड़ा उसी एंगल पे I1। ये जो है आपका नॉर्मल टू द मिरर है, देखिए ये मिरर का आपका नॉर्मल है किस पे, ये वाला नॉर्मल किस पे हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया मिरर 1 पे, ये मिरर 1 है, और ये क्या है मिरर 2। ये वाला नॉर्मल किस पे हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया आपका मिरर 2 पे, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो I2, है ना। और यहां से जब वो रिफ्लेक्ट होगा तब भी कितना सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होगा, कितना एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होगा I2। देखिए दोनों केस का अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें पिछले वाले में ये ऐसे पड़ा था कि इधर रिफ्लेक्ट हुआ और इसमें इधर रिफ्लेक्ट हुआ, यही दो अंतर है। और एक बात ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कहेगा कि केस 1 केस 2 है, तो हम तोड़ तोड़ के बता दे रहे हैं। बहुत सारे बुक में क्या होता है कि केस 1 का कोई चर्चा नहीं किया जाएगा, यही इसी को मेन केस माना जाता है। तो अगर आपसे कुछ नहीं कहेगा क्वेश्चन में, इंडिकेशन नहीं होगा इस तरह का कि किस केस का है, तो आप यही केस मान के बनेगा। वो रेयरेस्ट केस है जो कभी कभी काम आएगा, जब क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए उस हिसाब से क्वेश्चन दे देगा तो, है ना। ऐसे नॉर्मल जनरल यही फॉर्मूला मार्केट में चलता है, ठीक है। तो देखिए क्या है
ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब डेल्टा निकालना है, तो भाई नाम दे देते हैं यहाँ भी, इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं, इसको O कह देते हैं। तो ये दोनों एंगल आपको पता चल चुका है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है। रूल वही है, बस खाली रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा एंगल का चेंज हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे, पहला रिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा लिखेंगे हम। तो क्या लिखेगा, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। क्या लिखेगा, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन जो आपका P पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है पहला रिफ्लेक्शन, P पर। क्या लिखेगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक रिफ्लेक्शन के लिए तो फॉर्मूला पता ही है, 180 डिग्री माइनस 2I1। पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल से फाइनल की ओर जाएंगे, तो ये हो गया डेल्टा 1, इसी को तो डेल्टा 1 कह रहे हैं। तो देखिए ये क्या है आपका क्लॉकवाइज, ये क्या है आपका क्लॉकवाइज, तो दिस इज द क्लॉकवाइज। उसके बाद फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, अब आप किसका बात करिएगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन का। तो जब आप बात करिएगा सेकेंड रिफ्लेक्शन का, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में आप क्या कहिएगा, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में आप कहिएगा कहाँ हो रहा है सेकेंड रिफ्लेक्शन, Q पे। यहाँ पे देखिए Q पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे देखिए, पहले तो आपको एरो बना हुआ ही है, इस मिरर के लिए ये वाला रे इंसिडेंट रे है, तो ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और ये फाइनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो यही तो आपको डेल्टा 2 को बताएगा। ये किसको बताएगा, डेल्टा 2 को। तो ये जो डेल्टा 2 है आपका, ये इस तरीके से गोल गोल क्या होगा, घूमेगा ऐसे ऐसे करके, है ना, इस तरीके से गोल गोल क्या होगा आपका, घूमेगा। तो ये भी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब गोल गोल घूमेगा, मतलब डायरेक्शन पता ये। तो डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है और डेल्टा 1 भी क्लॉकवाइज है। तो डेल्टा 2 बराबर क्या लिख दीजिएगा, 180 डिग्री माइनस 2I2, माइनस 2I2, ये भी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे बड़ा आसान है हमारा काम, यहाँ पे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो नेट डेविएशन आप कैसे निकालिएगा, तो लिखेगा ना नेट डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2, सीधे सीधे जोड़ देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों, है ना, एंगल दोनों का सेम डायरेक्शन में है। तो डेल्टा 1 किसके बराबर है आपका, 180 डिग्री माइनस 2I1, और डेल्टा 2 किसके बराबर है आपका, 180 डिग्री माइनस 2I2, 180 डिग्री माइनस 2I2। तो आप क्या लिख दीजिएगा, डेल्टा नेट इज इक्वल टू 180 360 डिग्री और माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, और क्या होगा I1 माइनस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, है ना, माइनस 2 हो गया, और ये I1 प्लस I2, ये हो गया आपका डेल्टा नेट। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। यहां भी वही काम करेंगे, जो ट्रायंगल लिए थे वो ट्रायंगल लेंगे हम। क्या होगा यहाँ पे हमारा ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल क्या होगा, तो ट्रायंगल आपका वही POQ जो ट्रायंगल है, तो क्या लिखेगा, इन ट्रायंगल POQ, किस ट्रायंगल में, POQ ट्रायंगल में। तो जब आप POQ ट्रायंगल लीजिएगा, POQ, तो ये जो एंगल है ये वाला, तो ये एंगल क्या होगा, ये तो अभी भी ये I1 है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल को आप क्या लिखेगा, इसको लिखेगा ना 90 डिग्री माइनस I1, 90 डिग्री माइनस I1 और प्लस थीटा, ये वाला, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, देखिए तो ये तो आप नॉर्मल बना चुके हैं मिरर पे, ये वाला मिरर पे नॉर्मल है, और ये वाला एंगल I2 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस I2, 90 माइनस I2। फिगर ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री है, 90 माइनस क्या हो गया I2, और इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस I1 प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस I2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 और 90 क्या हो गया 180, 180 हो गया, और प्लस थीटा और माइनस I1 माइनस I2 और इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मर गया ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा I1 प्लस I2। अब आप फिर से इस इक्वेशन को यहाँ लाइए, यहाँ लाके चेप दीजिए। जब यहाँ लाके चेप देंगे तो क्या कहेंगे कि डेल्टा नेट इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री और माइनस 2 I1 प्लस I2 थीटा, है ना। तो ये दूसरा क्या, यही रिजल्ट है हमारा। डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज। कहिएगा ऐसा क्यों होगा भाई, तो कहेंगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, तो उधर ही नेट डेविएशन होगा। फिर से देखिए, क्या ये I1 और I2 किसी पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, केवल एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि फॉर मल्टी, नोट करके लिख लीजिएगा कि फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन देयर
फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन डेल्टा इज इंडिपेंडेंट, डेल्टा इज इंडिपेंडेंट मतलब डेल्टा डिपेंड नहीं करता है किस चीज पे, डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेल्टा किसके इंडिपेंडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कभी डिपेंड ही नहीं करता है, समझे बात को, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो कभी डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन मिरर। किस चीज पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड करता है ना। तो एंगल बिटवीन मिरर पे केवल ये डिपेंड करता है और किसी पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। तो इस बात का ख्याल रखना होगा आपको, किसी भी एंगल पे रखे, इस किसी भी एंगल से रे इंसिडेंट हो इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है। अगर मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे, अगर मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे क्या दे दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल आपको छोटा सा दे दें, कह दिया जाए कि दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है और रे किसी भी एंगल से आए, 30 डिग्री से, 60 डिग्री से, ये कोई मतलब नहीं, खाली ये 90 डिग्री हो, मतलब दोनों मिरर परपेंडिकुलर रखेगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या कहे, 360 और -2 मतलब 180 डिग्री, मतलब दोनों रे एंटी पैरेलल होगा। ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। समझ रहे हैं ना, उसको हम ड्रॉ करके दिखा देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए तो क्या देखे हम, डेल्टा इज इक्वल टू, तो हम देखे अभी डेल्टा इज इक्वल टू 360 -2 थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर, और डेल्टा कभी भी इसी थीटा पे डिपेंड करता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना, दिमाग में एकदम रख लेना है। और इसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल आपको दिए भी थे, फोटो बना के भी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है, इसके बीच का एंगल जो है ये m1 है और दूसरा प्लेन मिरर है m2, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। कहेगा कि एक रे यहां से आया है ना, ये एंगल I1 है, ये एंगल क्या है I1 आया। अब कहेगा कि बताइए डेल्टा कितना होगा, तो ये हमको नहीं भी पता तो क्या फर्क पड़ता, हमको तो ये पता ना, हमको इसी से मतलब है। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री -2 थीटा, तो 2, और दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 360 और -180, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्लॉकवाइज तो होगा ही यहाँ पे। अब कहेगा कि 180 डिग्री मतलब समझते हैं डेविएशन, ओरिजिनल पाथ और बिल्कुल जो फाइनल पाथ है, जब दोनों रिफ्लेक्शन के बाद वो निकल जाएगा तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो क्या इसका मतलब है, 180 डिग्री मतलब ये और जो फाइनली जाएगा वो एंटी पैरेलल होगा। तो आप उसको कैसे दिखाइएगा, देखिए उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से आप इसको ये एंगल I1 है, जब ये जाएगा तो देखिए इस तरीके से जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि एंटी पैरेलल है, तो यही 180 डिग्री निकल के आया। ये हो गया एकदम ओरिजिनल पाथ, दो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है ना, ये ओरिजिनल पाथ है, और ये क्या हो गया फाइनल पाथ। तो देखिए दोनों एंटी पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, एरो अपोजिट है, तो वेक्टर में आप पढ़े भी होंगे। तो आगे आइए, अब ध्यान रखना है कि डेल्टा 180 डिग्री हमेशा होगा, ऑलवेज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो डेल्टा हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आई। ये I1 के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, ये I1 है तो ये I1 के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, मतलब कि दैट इज अगर I1 का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा, यानी 0 होगा तब तो फिर इसी लाइन पे ना चलने लगेगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, क्योंकि 90 अगर होगा तो फिर तो परपेंडिकुलर फॉल होगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से लौट जाएगा। तो अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो डेल्टा हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा।
कहेगा कि दो मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, बताइए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो 360 और -2 थीटा मतलब 2 गुने 60, है ना। तो ध्यान देना है कि ये अगर ऐसे मिरर रखा हुआ है 90 डिग्री पे, तो I1 का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा कुछ भी होगा तो डेल्टा 180 डिग्री होगा। तो डेल्टा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और भी एग्जांपल हम कर सकते हैं। कभी कभी जानते क्या करता है, कभी कभी हम एक ही में दो रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा कि मान लीजिए कि ये मिरर दे दिया आपका, इस तरीके से एक मिरर दे दिया गया आपको, ये दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन है। कहेगा ये दोनों रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, खाली यही बना के देगा, और कहेगा ये दोनों रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इसमें नेट डेविएशन बताइए कितना होगा, डेल्टा नेट बताइए कितना होगा। तो दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे हम, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। इसका निकालेंगे, क्या कहेंगे, डेल्टा 180 डिग्री और -2 और इंटू 40 डिग्री। बता दे रहे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, हम भी एक बुक में देखे तो इसीलिए आपको करवा दे रहे हैं। तो 180 डिग्री -2 आई, तो 180 डिग्री और माइनस क्या 80 डिग्री, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 100 डिग्री। अब जब 100 डिग्री हो गया, 180 -80 100 डिग्री। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए, ये रे का ओरिजिनल पाथ है, ये रे का क्या है ओरिजिनल, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे जाएगा, 40 डिग्री इधर भागेगा। तो जब वो 40 डिग्री इधर जाएगा, मान लीजिए ये 40 डिग्री है, तो ये ओरिजिनल से फाइनल की ओर जाएंगे तो ये क्या है क्लॉकवाइज है, तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज। ये इसका निकला। अब इसका जब निकालिएगा तो उसको डेल्टा 2 मान लेते हैं, तो डेल्टा 2 क्या करेंगे 180 डिग्री -2, कितना एंगल बना रहा है वो मिरर के साथ 30, तो क्या होगा 180 डिग्री और -60 डिग्री, तो क्या होगा 120 डिग्री। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 120 डिग्री। और 120 डिग्री क्या क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो देख लीजिए क्या करेंगे। ये आपका 30 डिग्री से ऐसा है, तो रिफ्लेक्ट भी देखिए, रिफ्लेक्ट भी आपका इसी 30 डिग्री से होगा। ये रे का ओरिजिनल पाथ और ये क्या फाइनल पाथ, तो ये क्या हो गया डेल्टा 2। तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज हो गया और ये भी क्या हो गया क्लॉकवाइज। खुशी की बात है, खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है कि दोनों क्लॉकवाइज है। तो कुछ करना नहीं है, डेल्टा नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2, तो 100 डिग्री और 120 डिग्री, क्या बचेगा वो 220 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। तो ये हो गया आपका डेविएशन से रिलेटेड बात। तो डेविएशन में जो आपको पढ़ना था वो यही पढ़ना था। अब हम बात करेंगे कि जब प्लेन मिरर कहीं रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर है, तो अगर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है या मिरर का मोशन होता है तो इमेज का मोशन उसके हिसाब से कैसे होगा, इस पे चर्चा करेंगे, इसको नोट करिए। देखिए तो अब बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा, केंद्रित रहना होगा, फोकस करके देखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जो हम अभी आपको बता रहे हैं इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्चुअल बात है। यही है कि अगर आप 10 मिनट अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे तो ये चीज़ आप सीख जाएंगे। शायद किसी बुक में या किसी कोचिंग के टीचर आपको ये ना पढ़ाएं, लेकिन आपको जो भी जो बताया जाए दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। रटवाया भी जा सकता है, हम आपको अंतिम में एक बात बोलेंगे, कहेंगे कि यही बात बोलते थे तो आपका काम चल जाता है, लेकिन आपको कोर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि कोई भी बुक बनाइए, चाहे वो रूडोव हो चाहे HC वर्मा हो, कोई भी बुक लगाइए तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, किसी भी लेवल के बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी। वीडियो जब हम डाल रहे थे तो एक बच्चा था कि एक बच्चा कोई फर्स्ट वीडियो में जब हम बेसिक्स पढ़ा रहे थे, आपको याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में के मतलब वही पढ़ाए थे जो 10th क्लास लेवल में जो है 10th लेवल में जो है पढ़ना होता है, कुछ नया चीज़ नहीं बताया गया था। तो कोई बच्चा कहा कि सर जो है आप बोर्ड लेवल का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो IIT लेवल का करिए, है ना, जबकि 12th बोर्ड लेवल का आप कर रहे हैं। जबकि वो बच्चा बेवकूफ़ को पता भी नहीं था शायद कि ये केवल 10th क्लास लेवल का वीडियो है, ये लेवल में 12th लेवल को टच ही नहीं किया गया है। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ कुछ कमेंट करवाए जाते हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर की कमी नहीं है तो कुछ कुछ कमेंट करवाए जाते हैं, तो कुछ कुछ कमेंट करवाया जाता है कि ऐसा लिख दो। बच्चा को उससे कोई मतलब, भले वो पूरा वीडियो ना देखे या कुछ भी उसको कमेंट लिखने कह दिया गया, जबकि वो पूरा वीडियो हाँ सेकेंड वीडियो भले नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको देखने से मतलब नहीं, वो केवल कमेंट करने के लिए आया, घटिया सा कमेंट किया और निकल गया, क्योंकि उसको क्वालिटी से मतलब नहीं है।
अगर आप सेकंड और थर्ड वीडियो को देखेंगे तो सेकंड वीडियो में आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन करवाया गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में जो बताया गया, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको आपको पूरा डिराइव करके बताया गया। इवन आईआईटी का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन आपको करवाया गया उसमें। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं हम, लेकिन आपको ये बता दें कि जो भी चीज़ बताया जाए वो इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए सफिशियंट है। कोई भी बुक उठा के देखिएगा तो सफिशियंट लेवल है। फालतू तो बहुत सारे किताब में दुनिया नॉलेज लिमिटलेस है। सिर्फ ऑप्टिक्स का इतना मोटा किताब हो सकता है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ रहता ही। हायर लेवल पे पढ़ते थे हम लोग, पढ़े थे जब बीएससी एमएससी का बुक पढ़ रहे थे तो हम लोग भी पढ़े थे उस समय। ऐसा ऑप्टिक्स के लिए एक अलग बुक हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए फालतू बात नहीं, जो टू द पॉइंट कंटेंट है वो डिलीवर किया जा रहा है लेक्चर के थ्रू, और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वैसे बच्चे जो बिना वीडियो देखे कमेंट कर रहे हैं, फालतू कमेंट, जिसका इररिलेवेंट कमेंट, तो कम से कम जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो एक अच्छा कमेंट करें। अगर वो वीडियो को समझ रहे हैं तो इससे किसी भी टीचर को या किसी भी चैनल को एप्रिसिएशन मिलता है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लाइक करें। लोग डिसलाइक भी कर देते हैं, मतलब वीडियो रिलीज होने से पहले जब प्रीमियर कभी कभी डालते हैं तो प्रीमियर में ही लोग वीडियो डिसलाइक कर देते हैं। मेरा शकल से लोगों को, कुछ लोगों को नफरत है। तो कुछ लोगों की नाराज़गी भी ज़रूरी है चर्चा में बने रहने के लिए। बार बार हम ये बोलते हैं कि जब कोई लोग नाराज़ नहीं रहेंगे तो चर्चा कौन करेगा, इसलिए कुछ लोगों की नाराज़गी भी ज़रूरी होती है चर्चा में बने रहने के लिए। और नाराज़गी के साथ साथ जो लोग वीडियो देखकर पसंद कर रहे हैं उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स भर दें, ताकि निगेटिविटी पॉजिटिविटी को ढक दें, ठीक है। तो चलिए अब हम चालू करते हैं क्या कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ध्यान रखिएगा, नज़र बोर्ड पे टिका के रखिए। जैसे कि आप मान लीजिए ना, ये आपका एक प्लेन मिरर है। क्या है आपका ये प्लेन मिरर? इस प्लेन मिरर में हम मान लिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ब्लू मार्कर से लिखते हैं। इस प्लेन मिरर में आप क्या मान लिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, इधर आपका -x है, इधर आपका +x है। ये आपका जो है इधर के तरफ y एक्सिस और इधर के तरफ क्या है -y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, तो x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। अब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर यहां पे हम रखें, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है? इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिख रहा है आपको इसमें, कैमरा में तो दिख रहा है शायद, जो भी हो। ये आपका क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ। अब इसका क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है? तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे देखिए आप मान लीजिए कि मिरर का सेंटर को हम ओरिजिन मान लेते हैं फिलहाल। ये ओरिजिन पे नहीं भी हो सकता, हम ओरिजिन मान लिए। तो इसके रिस्पेक्ट में मान लिए ये x दूरी यहाँ जो रखा हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? इसको -x माने, उसको +x माने, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? मान लीजिए इधर की तरफ इसका कोऑर्डिनेट है -x, y हो सकता है, -x, y, -x एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस में। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा जानते हैं ना? इमेज बनाने का तो रूल आपको पहले ही लेक्चर में शानदार तरीके से बता दिया गया है। ये इमेज है, ये क्या है आपका इमेज है। तो ये जब इमेज है तो क्या होगा? अब देखिए ये x कोऑर्डिनेट में इसका दूरी x है, तो सॉरी इमेज x कोऑर्डिनेट में जो ऑब्जेक्ट का दूरी है वो x है, तो इमेज का कोऑर्डिनेट -x है, दूरी तो x है, तो ये भी क्या होगा? दूरी तो उतना ही होगा, परपेंडिकुलर दूरी x ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये दूरी x हम मान रहे हैं और इसको हम क्या मान रहे हैं y, तो ये भी x दूरी पर ही बनेगा और कितना ऊंचाई पे बनेगा y। तो डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए अगर आप कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो क्या कोऑर्डिनेट लिखिएगा इसका कोऑर्डिनेट आप लिखिएगा x, 0, x, 0, 0 नहीं सॉरी x, y। तो आप एक चीज देख रहे हैं, इमेज के y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, वो तो अभी भी और ऊपर ही बन रहा है यहां से y, पॉजिटिव y, लेकिन इमेज के x कोऑर्डिनेट में चेंज आ गया। इमेज के x कोऑर्डिनेट में क्या आ गया? चेंज आ गया। पोजीशन ऑफ इमेज x एक्सिस में अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर चुका है, साइन चेंज कर चुका है, लेकिन y में कोई चेंज नहीं आया। तो देखिए कहते क्या है कि फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर,
फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं, आपको दिखा दिए हैं। क्या लिखेंगे कि जो इसका पोजीशन है, किसका, ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस में, तो क्या लिखिएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, किस में, एक्स एक्सिस में, इज इक्वल टू क्या, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, माइनस लगा दिए। क्यों माइनस लगा दिए पता है आपको, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इधर है, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इधर है, मतलब आप बोलिएगा ना कि ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किधर है, लेफ्ट में, और इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किधर है, राइट में, तो ये हो गया। लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बात करिएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्यों भाई, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट और इमेज का y कोऑर्डिनेट बोथ आर अपवर्ड, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो भी परिवर्तन आया वो इसमें आया। कहेगा व्हाट इज XOM, तो कहिएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में। उसके बाद बात करेगा व्हाट इज क्या, इन एक्स एक्सिस, इधर लिख देते हैं हम, इन एक्स एक्सिस। आपसे कहेगा उसके बाद क्या, व्हाट इज XIM, तो कहिएगा पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है। आपसे कहेगा व्हाट इज YOM, तो कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन Y एक्सिस, है ना। कहेगा व्हाट इज YIM, तो क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन Y एक्सिस। समझे बात को। तो ये जो बात किया गया है यहां पे, इसमें आप लोग क्या कहेंगे, इसमें आप लोग कहेंगे कि ये सारा चर्चा लिख दिए जो हम लिखे यहां पे। अब कहिए ये क्यों बताए, तो देखिए क्यों बताए, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी निकालने में बात कर रहे हैं पोजीशन का, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन समय के साथ करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, पोजीशन। आपको बता चुके हैं, काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते भी हैं, तो ये बात सब लिख दिया गया। अब क्या है कि जब हमको पोजीशन पता चल ही गया तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के साथ, तो जैसे ही टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी। तो देखिए, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिख रहे हैं ना, इसलिए लिख रहे हैं, अभी हमारा मिरर ओरिजिन पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि मिरर का जो कोऑर्डिनेट रहेगा कुछ और रहेगा, तो जब भी लिखेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही लिखेंगे। अभी 0 0 पे है तो वो 0 हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट, लेकिन अगर 0 0 पे नहीं होगा मिरर, कहीं और पे होगा, तब भी हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे तो आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा ना, डिफरेंशिएट करिए टाइम के साथ, तो क्या कहिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दोनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या कहिएगा, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या कहिएगा, d/dt ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये अब यहां लिखते हैं, माइनस ऑफ d/dt ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बस ये दोनों को डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये पोजीशन था, वेक्टर लगा के ला रहे हैं, तो वेक्टर लगा के ला रहे हैं, नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखिए दिखा दें क्या लिखे नीचे में, देखिए ना, देख लीजिए, झलक ले लीजिए। तो क्या लिखेगा आप यहाँ से, लिखेगा ना कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, लिख देंगे हम वहाँ पे। और उसी तरीके से जो हम इमेज वाला वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस के लिए निकल के आ गया, और जब हम लोग लिखेंगे वाई एक्सिस के लिए तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा, इसको
वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये एक्स एक्सिस के लिए लिखे, फॉर एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें माइनस साइन नहीं है, मतलब ये किसके लिए लिखा गया होगा, अगर मिरर ऐसे रखा हुआ है तो वाई एक्सिस के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो फाइनली हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं, इधर एक कोपचे में लिख दिया जा रहा है रिजल्ट। एक छोटा सा कोपचा बना लिए हैं, इस कोपचे में लिख देते हैं क्या, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के लिए, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। यहाँ साइन क्यों नहीं उल्टा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट मिरर का नहीं, इमेज का नहीं बदला है, केवल एक्स बदला है ना। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन है। अब इसको और तोड़ेंगे अभी, और फिर एक छोटा सा तरीका दे देंगे ताकि नॉर्मल क्वेश्चन आप बिना ये सब सोचे लगा सके। लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारे चीजों का जरूरत पड़ेगा। बेसिकली आप इसको तो जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, है ना, आपको याद रखना होगा। नोट करिए इसको फटाक से। देखिए तो क्या बात करेंगे कि जो हम एक्स एक्सिस के लिए देखे, वाई एक्सिस के लिए जो देखे उसमें तो बदल ही नहीं रहा है, तो वाई एक्सिस का काम कभी कभी पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो देखिए क्या देखेंगे, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस हम क्या देखें, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस, या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, माइनस किधर भी लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब कभी आप बचपन में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े होंगे, ऐसे लिखने का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, पढ़े होंगे। वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बराबर क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी लिखते हैं ना, ये वाला बात। उसको यहाँ आप लगाइए, तो यहाँ लगाइएगा तो क्या कहिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, लिख सकते हैं हम ऐसा, है ना। वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी लिख दिए, क्या कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वीओएम को माइनस कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब एक बात और, अगर हम लिखते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो ए और बी सेम फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, जैसे दोनों ग्राउंड के फ्रेम में। रिलेटिव वेलोसिटी में आपको पढ़ाया जाता है काइनेमेटिक्स में, फ्रेम सेम होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी लिखने के लिए, नहीं तो फ्रेम बदल के इक्वेशन लिखते हैं। फिर फ्रेम, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कन्वर्ट करके, जब तक एक फ्रेम में दो ऑब्जेक्ट को नहीं लाएंगे, तो अगर हम इसको लिख रहे हैं वी आई माइनस वाई वी एम, तो कहने का मतलब ये दोनों एक फ्रेम में होगा। तो ऐसे नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो पता है ना क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वैश्विक सत्य है ये कि ग्राउंड ही होता है फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट, इसी को तोड़ दिए, देखिए ग्राउंड के पहले तोड़ दिए, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में लिख दिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आप क्या कहिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको उधर भेज देते हैं अभी हम, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, तो प्लस हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में, और प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जनरल इक्वेशन निकल के आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए। क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दीजिए आप, क्या कर दिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां से क्या करिए, इफ मिरर इज एट रेस्ट, अब देखिए आपसे अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे। हमारा पहला सिचुएशन क्या है कि इफ मिरर इज एट रेस्ट, अगर आपका मिरर रेस्ट में होगा, इफ मिरर इज एट रेस्ट, अगर आपका मिरर रुका हुआ है, तो मिरर रुका हुआ है तो क्या कहिएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, 0। तो जैसे ये 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैग्नीट्यूड वाइज कहिएगा तो कहिएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मॉड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मॉड क्या होगा, सेम होगा।
दोनों का मोड क्या होगा आपका सेम, यानी ये तो डायरेक्शन वेलोसिटी का माइनस लगा हुआ है, मतलब निगेटिव वेक्टर है दोनों, एक इधर तो दूसरा इधर जा रहा होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम है। तो क्या कहिए कि अगर मिरर रुका हुआ है तो जितना वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना ही वेलोसिटी से इमेज मूव करेगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा। कौन, ये माइनस साइन बता रहा है। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में समझिएगा तो देखिए, यही हम रटवाने के लिए बता सकते थे, इतना जो बकैती की, यही बकैती छोड़ के ये कहते कि ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, मिरर रुका हुआ है, मिरर इज एट रेस्ट, मिरर इज एट रेस्ट, मिरर क्या है आपका रुका हुआ है, और ये तो इसका इमेज कितना वेलोसिटी से और किधर चलेगा। तो अगर डायग्राम में दिखाना होगा तो भाई ये तो पहले तो इमेज यहां बना लेंगे, अगर ये 5 से चल रहा है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। क्या होगा, ये इमेज का 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट है ना दोनों का। समझ सकते हैं आप इस बात को, कैसे भी चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया जाए यहां पे कि एक मिरर ऐसे ले लिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है जो यहां चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका इमेज कैसे चलेगा, 2 मीटर पर सेकंड से, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या लिख सकते हैं हम नोट करके सीधे, ये जो इतना लिखे हम लोग, ये बात इतना जो डिराइव करके लाए, इसको नोट करके आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इफ द मिरर इज एट रेस्ट, इफ द मिरर इज एट रेस्ट, अगर मिरर क्या है आपका रेस्ट में है, देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द स्पीड लिखिए, वेलोसिटी नहीं लिखिए, वेलोसिटी तो डायरेक्शन बता देगा, देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज, then the speed of object is equal to speed of image, ये ऐसे कहिए, speed of image is equal to speed of object, speed of object क्या कहिएगा, उसका स्पीड बराबर होगा, लिखेगा but the direction will be opposite to each other, will be अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे के। कैसे होगा, फैक्टोरियली भी आपको दिखा दिए, प्रैक्टिकली भी दिखा दिए और थ्योरेटिकली भी दिखा दिए, तीनों काम कर दिए। देख रहे हैं ना, ये जनरल इक्वेशन है भाई। अगर मिरर ये निकालना है आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मिरर नहीं चल रहा था, मिरर नहीं चल रहा था, तो नहीं चल रहा था तो इसको जीरो मार के इसको बना दिए। वेक्टर फॉर्म ये इक्वेशन का, और सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो यही आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, ये देखिए ये यहाँ पे कहेगा तो कहिएगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं बात को, -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। उसी तरीके से उसमें भी आप कह सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाले। अब गलती कहाँ होता है ये देखिए आगे बताएंगे, इसको नोट करिए। देखिए आगे बढ़ने से पहले, सिचुएशन 2 में जाने से पहले गलती कहाँ कहाँ होता है, किस तरह का गलती होता है, जो आपको यही बताते चले हैं। जैसे मान लीजिए वो करेगा क्या ना, कहेगा ये आपका दे दिया एक मिरर और एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के तरफ जा रहा है, कितना से जा रहा है आपका 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो कहेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछेगा आपसे, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा सीधे सीधे बनाने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला का थोड़ी जरूरत है, तो प्रैक्टिकल सा बात है कि ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज भी इधर जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हम क्या लिख देंगे -3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहीं पे गलती हो जाता है। क्वेश्चन में बच्चा वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ के जाता है और सेम ही लिख देता है, खाली डायरेक्शन बदल देता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोल रहा है। इमेज बोलेगा तो 3 और इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या कहिएगा, लिखेगा ना वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है -3 आई कैप, निकाल चुके हैं, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 3 आई कैप, तो क्या हो गया -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो गया -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा।
इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पढ़ने का फेर है खाली, ठीक है, नहीं तो फिर आपसे गलती हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक ही बात बोले ना कि इमेज लिखेगा और इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखेगा, देख रहे हैं आंसर में आपका परिवर्तन आ चुका है। तो ये हमारा था सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 क्या है भाई, क्या है हमारा सिचुएशन 2? तो सिचुएशन 2 क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा और एंड मिरर इज मूविंग, एंड मिरर इज मूविंग, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा और मिरर मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, दैट इज आप क्या कहिएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या लिखिएगा, यहां से देखिए आप लिखते हैं ना सिंस अभी आपको इक्वेशन हम बताया, याद करिए, इक्वेशन याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ, देखिए शॉर्टकट कहीं नहीं अपनाइए। बहुत सारा बच्चा सोच रहा है अच्छा ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं काम चलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, बार बार बोलते डोंट कॉम्प्रोमाइज। क्या है छोटा सा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस और प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वाला टर्म क्या है आपका, 0। ये 0 है तो क्या बचेगा आपका, तो ये जब 0 है तो आपका ये खत्म हो गया, तो क्या बचेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब समझ रहे हैं, मिरर का जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका दुगना इमेज का वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड उसका दुगना होगा। कैसे, देखिए तो आप कहिएगा यहाँ पे, जैसे आपको अगर एग्जांपल दें तो आप क्या कहिएगा, आप मान लीजिए कि ये आपका मिरर है और डायरेक्शन देखिए सेम रहेगा, दोनों पैरेलल होना चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक डायरेक्शन में। पिछले वाले में एंटी पैरेलल था, तो 2 गुना होगा। कैसे लिखिएगा आप यहाँ पे, कहिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रुका हुआ है, और मिरर चलने लगा। तो मिरर अगर इधर चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या कह रहा है, मिरर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तो पहले तो इसका इमेज आप बनाने जानते होंगे, समझदार हो गए आप। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, दुगना होगा उसके मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन वही होगा, देखिए प्लस साइन है यहाँ पे, डायरेक्शन क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप। डायरेक्शन आपका वही का वही रह गया। अगर ये मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन दे और कहें क्या कि ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, और ये इधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है, तो क्या कहिएगा, ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से ये 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है ना, तो 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो क्या कहिएगा, पहले तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये आप जान रहे हैं, तो ये 6 से आ रहा है तो ये 12 से आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या कहिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या, -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा आपका, वही डायरेक्शन, -12 आई कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो नोट करके क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि इफ द object is at rest, if the object is at rest and mirror is moving और मिरर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और मिरर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 2 टाइम्स, कितना होगा वो, दुगना, 2 टाइम्स दैट ऑफ मिरर इन द सेम डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन क्या होगा आपका, सेम, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में वो क्या होगा आपका, मूव करेगा। देखिए नोट कर लीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में वो क्या होगा आपका, मूव करेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर मिरर, ध्यान दीजिए 2 बात बोले, सिचुएशन 1 में अगर मिरर रुका है ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जितना वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही वेलोसिटी से इमेज चलेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा।
अगर मिरर चल रहा है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इमेज का वेलोसिटी दुगना होगा जितना मिरर का होगा इन द सेम डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, नोट करिए। अभी और कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या देख लिए अब हम लोग ये देखें कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो किसके बराबर है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दो केस कर चुके हम। क्या दो केस कर चुके कि जब मिरर चलेगा तब और ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा और मिरर चलेगा तब। ठीक है ना, दोनों केस हम कर चुके। अब क्या है कि दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों चलने लगेगा, ऑब्जेक्ट भी और मिरर भी। तो दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला देंगे, कंपाइल कर देंगे। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों को आप तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं। कैसे, जो देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह का आपको सवाल मिलता है और कहे ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है आपका कितना से, 4 मीटर पर सेकंड से, और ये मिरर है, ये मिरर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालने। देखिए तो क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या आंसर में लिखिएगा आप, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को आप लिखिएगा यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा आपका, देखिए तो सबसे पहले तो इमेज आप बना लीजिए अच्छे से फील करने के लिए। इमेज बन गया आपको उतना ही दूरी। अब देखिए 4 मीटर पर सेकंड से अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज भी चलेगा 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। 2 मीटर पर सेकंड से अगर मिरर चल रहा है तो इमेज चलेगा 4 मीटर पर सेकंड से, दुगना, लेकिन उसी डायरेक्शन में। अब देखिए, अब बताइए क्या प्रभाव पड़ा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है, सॉरी इमेज पर तो रुका हुआ है। इमेज का वेलोसिटी क्या हो गया, 0 बन गया सवाल। दोनों एक साथ भी दे दिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछा जाए और मान लीजिए कहे कि ये मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और कहे कि ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, कैसे भी डायरेक्शन दे दे, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये इमेज हो गया, कहेगा इमेज का वेलोसिटी बताइए क्या होगा। तो सीधे सीधे हम लोग इमेज का वेलोसिटी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, ये जो है आपका 3 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से मिरर से दूर जा रहा है ना, मिरर से दूर। तो इमेज का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये मिरर से दूर जा रहा है तो ये भी मिरर से दूर जाएगा। दूर जा रहा है तो दोनों दूर जा रहा है, ऐसा नहीं कि सेम अपोजिट में होगा तभी तो दूर जाएगा। ये देखिए इधर जा रहा है तो वो उधर जाएगा, सेम रहेगा मैग्नीट्यूड, जाएगा कितना से, 3 मीटर पर सेकंड से। अब देखिए, अब ये 2 मीटर पर सेकंड से मिरर चल रहा है तो इमेज 4 से चलेगा और उसी डायरेक्शन में चलेगा, तो क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया, 4 और 3 क्या, 7i कैप मीटर पर सेकंड, 7i कैप मीटर पर सेकंड, है ना। अब इस तरह का बात करिए आप, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, अगले एग्जांपल में ढेर सारे एग्जांपल कर सकते हैं। तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जान गए कॉन्सेप्ट तो मजाक उड़ा सकते हैं सवालों का। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, और ये भी जो है आपका क्या है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो कहेगा इमेज का वेलोसिटी बताइए क्या होगा। ये कह दे ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो कहिएगा बताइए इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए इसका पहले तो इमेज यहाँ बन जाएगा, और जब इमेज यहाँ बनेगा तो 2 मीटर पर सेकंड से ये इसके नजदीक आ रहा है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, ध्यान रखना है। ये जा रहा है +x में तो ये आएगा -x में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये हुआ किसके कारण, ऑब्जेक्ट के चलने के कारण इमेज का वेलोसिटी। अब मिरर के चलने के कारण क्या होगा, मिरर 3 से चल रहा है इधर ही, तो इमेज 6 से चलेगा इधर ही, दुगना बताया ना। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, 6 - 2 क्या, 4i कैप मीटर पर सेकेंड, 4i कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निकल गया इस तरह का। ये तो हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे दे दे रहे हैं, जो कि आप बना लीजिएगा, है ना। क्लासरूम में जैसे होमवर्क मिलता है, यहाँ भी तो होमवर्क मिलना चाहिए। तो होमवर्क जैसे हम आपको दे दे रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्ट चल रहा है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और आपका मिरर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मिरर कितना से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। आपको सब केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, इसमें भी बताना है। बताइए कि वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अगला होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या है, ये आपका मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ये चल रहा है आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और मिरर चल रहा है इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ भी बताइए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। समझ गए? इतना क्वेश्चन बनाइए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब ये क्वेश्चन है, आप कह रहे होंगे कि इतना सारा जो इक्वेशन आपको बताया गया क्वेश्चन डायरेक्ट बन जा रहा है, आखिर इक्वेशन जो लिखे उसका क्या यूज़ है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आप नहीं बना सकते। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हर हाल में उसको कंपोनेंट में ब्रेक करके आपको ही बनाना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस करते करते आप खुद ही समझ जाइएगा कि क्या घटना घट रहा है। देखिए ये क्या है कि मिरर है, मिरर का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट के साथ क्या बात है कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाकर। क्या कह रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इमेज का वेलोसिटी पूछा।